नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भगवान राम के भक्त हनुमान का जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से। मंदिरों में सुबह से ही लगा रहा भक्तों का तांता। अलवर गेट थाना क्षेत्र के गोदाम में चोरी की वारदात आई सामने। चोर तिजोरी में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर हो गए फरार। रिश्तों को तार-तार करने वाले व्यक्ति को 20 साल का मिला कठोर कारावास। नाबालिग के साथ उसी के मौसा ने किया था विश्वासघात। रेलवे ट्रैक पर मिला संदिग्ध व्यक्ति का कटा हुआ हाथ। रेलवे पुलिस लगा रही है पता। दोस्त की शादी में युवक की गायब हुई बाइक। चोर निकले दोस्त के ही भाई। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी द्वारा सोमंगलीय सिविल लाइंस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आमजन को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये उनका लक्ष्य है। वे सभी भारतवासियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, जलापूर्ति व अन्य जरूरी आवश्यकताएं पूर्ण करने का कार्य भाजपा सरकार लगातार करती आ रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पुष्कर से मेड़ता तक 42 किलोमीटर रेलवे लाइन की परियोजना ERCP के तहत जलापूर्ति भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है। वे दक्षिण विधायक अनिता बघेल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। वे मुस्लिम वोट को अपना मानते हैं। अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार कांग्रेस की सरकार में हुए। महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में कांग्रेस की सरकार में तेजी आई है। इसी कारण राजस्थान महिलाओं के साथ बलात्कार में पहले नंबर पर आया है। वे अशोक गहलोत खुद ये बोलते हैं कि 50% महिलाएं बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं। मैं कांग्रेस की मानसिकता के लिए आपको बताना चाहती हूँ, जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में संविधान प्रदत्त है, ये कांग्रेस प्रदत्त नहीं है। बाबा साहेब ने इस आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में, लेकिन उन्हीं बाबा साहेब को 2 बार लोकसभा में जाने से रोकने वाला यदि कोई दल है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन लोकसभा में बाबा साहब का चित्र तक नहीं लगा। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस दलितों की और अनुसूचित जाति की कितनी घोर विरोधी है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। तो आरक्षण यदि सभी वर्गों को मिलता है तो आरक्षण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस किस दिशा में अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे के आरक्षण को कटौती करके और फिर अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, ये निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ है, जिसे अनुसूचित जाति का वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मैंने सुना प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट किया कि मेरी माँ का मंगलसूत्र जो है वो लूटा गया या कुर्बान हुआ। तो मैं प्रियंका गांधी से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका जी, आप तो सनातन में विश्वास ही नहीं करते। आप तो सनातन जो हिंदू धर्म है उसकी जो शक्ति है उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं, तो आप तो सनातन में जो मंगलसूत्र का महत्व वो जानते नहीं है। मैंने तो कभी सोनिया गांधी जी के गले में मंगलसूत्र देखा नहीं है। चुनावी मंगलसूत्र यदि उन्होंने डाला होगा तो वो एक अलग विषय है। जिस तरह से राहुल गांधी जनेऊधारी करके चुनाव में हिंदुओं के वोट लेकर के अपनी कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ नारी शक्ति की बात मैं कहना चाहती हूँ। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, बार बार एक ही बात कही, हम लोकसभा में और विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षित सीट देने वाले हैं। किया तो अभी तक कुछ नहीं था, सिर्फ हर चुनाव में महिलाओं के वोट लेने की ये बात कहते थे और इस वादे को निभाने की झूठी बात कह के लोगों को गुमराह करने की बात करते थे। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण बिल पारित हुआ, और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही संभव हो पाया। तो मोदी सरकार ने न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए बल्कि भारत को विकसित बनाने के लिए जो रेलवे के माध्यम से जो आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया, वंदे भारत ट्रेन की तो हम कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेनें चलेंगी। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि इतने सारे एयरपोर्ट पूरे देश भर में बनेंगे, और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, हॉस्पिटल्स बने हैं। कोविड की बात अरुण जी बेसम ने की है, लेकिन इसके से 100 गुना आगे बढ़कर के जिस तरह से विकसित भारत की बात मोदी जी ने की है, निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती है। इन 10 साल के शासन में और कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और हम तो केंद्र की बात ही ना करें, हम तो पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार की बात कर लें, स्पष्ट रूप से तुष्टीकरण दिखता है। अलवर में 3
जाटव बंधुओं के साथ, जो अनुसूचित जाति के बंधु थे, उनको एक धर्म विशेष के लोगों ने मार डाला। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि के साथ में घटना हुई, वो पूरा देश जानता है। उदयपुर की घटना जो कन्हैयालाल दर्जी के साथ में हुई, पूरा देश उसको जानता है। इसी तरह से चित्तौड़ और उदयपुर की घटनाओं को सब व्यक्ति जानता है। भीलवाड़ा में की घटना को व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के शासन में क्या अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कांग्रेस की सत्ता या कांग्रेस के लोग खड़े रहे? नहीं रहे। कि जितनी योजना है वो देश के हर कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। आज हम कहते हैं कि 13 करोड़ लोगों को घर मिले, तो घर में वो अजमेर में मिले, शहर में मिले, पानी पहुंचेगा तो घर घर पहुंचेगा। उसमें सब जाति वर्ग के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग। आज अजमेर बात किसकी अनिता जी चर्चा कर रही थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय होगा, चाहे बाकी हॉस्पिटल्स का विषय होगा, इन सब विषयों में भी कैसे उन्नति अजमेर की हो, इसको भी करने का काम सरकार ने किया है। आप पुष्कर में मेरता तक 42 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की परियोजना इसी दौर में आई है। मैं क्योंकि अजमेर केवल एक विषय नहीं, इसलिए अनिता जी बैठी स्थानीय विषयों को देंगी, लेकिन ओवरऑल भारत का विकास इस दृष्टि को रख करके, जिसमें अजमेर भी है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में हम देखें तो ERCP जिसमें 23 जिले आते हैं राजस्थान के, उसमें अजमेर भी है। 23 जिले में पानी की समस्या का समाधान हो, ये करने काम हो। अपन सब जानते हैं कि अजमेर की पानी की समस्या का समाधान भी जब हुआ तो बीसलपुर से लाने का तो भैरव सिंह जी की सरकार थी, जिसमें पानी की समस्या का समाधान हुआ। अजमेर रूरल सेक्टर में बिजली पहुंचे, ये भी भैरव सिंह जी के सरकार समय 93 से 98 के बीच में बीजेपी के सरकार के समय हुआ। कई चीज़ ऐसे हैं जो उस समय कर रहे थे। आज मैंने इसे ओवरऑल देश का समग्र विकास, हर व्यक्ति का उत्थान, इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान में जो प्रदत्त है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी आएगी तो संविधान में परिवर्तन करेगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी आश्वस्ता, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और नेहरू जी के समय आर्टिकल 28 को लाकर के जो हिंदू समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया, उससे 75 तक धारा 76 आर्टिकल लेकर के आए, जिसमें संसद की कार्यावधि बढ़ाई। खुद श्रीमती गांधी लगातार प्रधानमंत्री बन के बैठी रही। ऐसे लगातार संशोधन करने का काम किया तो कांग्रेस के द्वारा किया। सर, बीजेपी आरक्षण लाएगी या आरक्षण खत्म करेगी? भारतीय नहीं, प्राइवेट सेक्टर में मैं कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने बार बार प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को जैसा है उसी को पुश कर रही है। और अपन सब जानते हैं कि अटल जी के समय आज प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को किसी ने पुष्ट करने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। सरकारी नौकरियों को कम किया जा रहा है तो आरक्षण का महत्व कितना रह जाएगा? आप सरकारी नौकरियों को कम विषय नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ साथ जॉब का क्रिएशन कितना हो रहा है। जब हम कहते हैं कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जब हम कहते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत निकल रहे हैं, उन सब में जॉब निकल रहा है। इसीलिए देश का आज हम कहें कि 2004 में जब अटल जी को सरकार सौंपी थी, अटल जी ने जब सरकार सौंपी तो देश आर्थिक दृष्टि से 11वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की। और जब 14 ने कांग्रेस ने, यूपीए ने मोदी जी को सौंपी, तब भी 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज मोदी जी के कालखंड में 10 साल में हम 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था खड़े हैं। ये जब 5वीं खड़े हैं तो मैं सब कह सकता हूं कि इन सब पूरा आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का काम, आज चाहे एयरपोर्ट का विषय हो, रेलवे का सुदृढ़ीकरण का विषय, नई रेड लाइन का विषय हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, बड़े बड़े अपने सेक्टर्स के बाद IITs की बात हो, ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, इन सब के माध्यम से जॉब के अलग अलग क्रिएशन करेंगे। जितनी सरकारी नौकरी में कटौती कहीं नहीं हुई है। सरकारी नौकरी में जितनी सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण की है, उसको पूरा आरक्षण को पुष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है, मैं तो यहाँ तक है जिस कांग्रेस पार्टी ने खुद इस आरक्षण और अम्बेडकर का अपमान किया, आज उसी अम्बेडकर के दिए हुए आज आरक्षण को बदलाव कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, संविधान में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। स्कॉर्पियो से हरनावा दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार की बस से भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। वे 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया है। सूचना पाते ही डिगाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। वो स्कॉर्पियो में घटना हुई, हरनावा जा रहे थे दर्शन के लिए हरनावा राणा भाई और हजरानी से जा रहे थे हरनावा। कैसे हुआ? कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? कितने लोग थे? एक ही परिवार के थे आप लोग? हाँ। कितने भी निकले थे घर से? घर से निकले थे 10 साढ़े 10 शायद। और ये काम हुआ कहाँ पे आता है? कौन कौन थे आप लोग?
मैं, मेरे दो चाचू चाची, भाई बहन थे और दो चाचा थे। अच्छा, एक का नाम भगीरथ, दूसरे का नाम किराजराम। अलवर गेट थाना क्षेत्र से शादी के नाम पर झांसा देकर महिला द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया है। परिवादी दीपचंद द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार फुलेरा निवासी बिचौलिया द्वारा 1.5 लाख रुपए लेकर उत्तराखंड की लड़की से परिवादी दीपचंद का विवाह करवा दिया गया था, जिसके बाद लुटेरी दुल्हन कुछ समय के लिए दीपचंद के साथ रही, फिर उसे छोड़कर चली गई। बार बार सिलसिला जारी रहा। इस बीच उसने पैसों की मांग भी की और परिवादी दीपचंद द्वारा दिए भी गए, परंतु परेशान आकर परिवादी दीपचंद द्वारा अलवर गेट थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है। अलवर गेट थाना पुलिस ने धारा 420 व अन्य में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी दीपचंद पुत्र शंकरलाल गहलोत निवासी गहलोतड़ी डूंगरी सुनार की दुकान के सामने दौलाभट्टा अजमेर ने कल दिनांक उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मुझसे फुलेरा निवासी टम्पुन ने संपर्क किया, शादी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए ले लिए और झारखंड निवासी एक युवती से मेरी शादी करा दी, पेपर तैयार करा दिए लिव इन रिलेशनशिप के। कुछ दिन लड़की मेरे पास रही, फिर वापस झारखंड चली गई। मैं और मेरे परिवार उसे लेने गए तो 30,000 रुपये ले लिए। यही रवैया लगातार रहा इसका। 2-4 दिन रहती, वापस चली जाती, पैसों की मांग करती। अब गई है जो वापस नहीं आई, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान मोतीलाल जी एसआई द्वारा किया जा रहा है। कब की घटना है? घटना है ये 12/12/2021 की। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? 420 384 IPC। शादी में सम्मिलित होने जा रहे एक दंपति की उदयपुर चुंगी नाका पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत दंपति शादी में सम्मिलित होने के लिए निकले थे, परंतु रास्ते में दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों को फोन कर इत्तला दी गई और अमृत को अस्पताल बुलवाया गया। परिजनों के पहुंचने के कुछ समय बाद ही दंपति ने दम तोड़ दिया था। साथ ही परिजनों की सहमति से दोनों की आंखें भी डोनेट कर दी गई। आपको बता दें, दंपति का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये हमारे मासी है, उनकी पोती और पोता का दोनों की शादी थी। उन्होंने बारात शाम को आने की थी, तो मेरे भाई की बहू ने उन्होंने बोला भाई हम शाम को आएंगे और तुम इन बच्चों को ले जाओ। तो बच्चों को हमारे पास लाके छोड़ दिया। फिर वो शाम को 3-4 बजे को वहाँ से निकलने का बोला था, उसके बाद में फ़ोन आया नहीं। तो हमने देखा भाई आ रहे हैं वो। 4-5 बजे को कोई फ़ोन आया था पुलिस वाले का, बोले उन्होंने कि भाई आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और आप आके अमृत को आके मिले। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले थे, हम 4-5 बजे को निकले थे वहाँ से। पहुँचते पहुँचते हमारे को घंटा 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। हम यहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे थे। 9 बजे को मेरे भाई ने दम तोड़ दी और भाभी और उनका 10:30 बजे से उनका भी ये घटना कहाँ की है? ये उदयपुर रोड चुंगिना का जोधपुर वाले रोड पर। क्या नाम है भाई? मेरे भाई का नाम जितेंद्र कुमार है और भाई की बहू का नाम माया है। कहाँ रहती है ये भाई की बहू जो खरवा की है और हम लोग मुंद्री मालदेव के हैं, उदयपुर रोड चुंगिना का ब्यावर। क्या आँखें डोनेट करते हैं? ये आँखें इसलिए डोनेट किए हुए कि चलो 4 आदमी को और मिले, सहयोग हो जाए। क्या बच्चे कितने उनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 10 साल का है। क्या पोस्टमार्टम करा रहे? पोस्टमार्टम? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है। क्या लगता है? मैं जी बड़ा भाई हूँ जितेंद्र जी का। कहाँ रहते हैं? ये हम मुंद्री मालदेव ब्यावर गुरु बक्रेसर के पास। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में डमी कैंडिडेट की परीक्षा देने की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये खुलासा हुआ था। जानकारी के अनुसार केसरगंज स्थित मथुरा प्रसाद गुलाब देवी स्कूल में हुई राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में धन्नाराम द्वारा डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई गई, जिसके संबंध में क्लॉक टावर थाना पुलिस को RPSC अनुभाग अधिकारी अंकुश अरोड़ा द्वारा शिकायत दी गई, जिस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस गहनता से जांच कर रही है। कल दिनांक 23/4/2024 को श्री अंकुश जी अरोड़ा राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो अनुभाग अधिकारी हैं थाना कलेक्टर पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें उक्त परीक्षा का आयोजन अप्रैल 2023 में हुआ था, जिसमें एक थाना कलेक्टर क्षेत्र में परीक्षा केंद्र श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
आरोपी श्री धनाराम का परीक्षा केंद्र था, जिसमें उसने हमारे जो कागजात दस्तावेजों की छानबीन के दौरान जांच में आया है कि इन्होंने अपने डेमी कैंडिडेट बिठा के और उसकी फोटो लगा के और परीक्षा में शामिल हुआ है। उक्त संबंध में थाना कलेक्टर पर प्रकरण दर्ज करके श्रीमान एडिशनल एसपी साहब संजय सिंह जी के अनुसंधान जिम्मे किया गया, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। किशनगढ़ निवासी सुभाष वैष्णव द्वारा अपने ससुराल पक्ष से परेशान होकर पूर्व में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई थी, जिसके विरोध में मृतक सुभाष वैष्णव के परिजनों द्वारा इसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दी गई थी, परंतु इस पर कोई कार्यवाही
कार्रवाई नहीं हुई। इस वारदात को 1.5 महीना बीत चुका है और मृतक को न्याय नहीं मिला है। इससे परेशान होकर आज मृतक के पिता व भाई ने एसपी के समक्ष पेश होकर ज्ञापन दिया व मांग की कि उनके भाई को न्याय दिया जाए। साथ ही मृतक के भाई का आरोप है कि मृतक सुभाष वैष्णव के ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वह उसे उसी के बच्चों से बात न करने देकर उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मृतक द्वारा उसके ससुराल पक्ष को पैसे भी दिए गए थे, जिसे लौटाने में भी वे लोग आनाकानी कर रहे थे। इससे परेशान होकर युवक ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके लिए आज न्याय की गुहार लगाने व ससुराल पक्ष पर उचित कार्रवाई करने की मांग लेकर उसके परिजन पहुंचे। सर मेरा छोटा भाई था, मेरे से 2 साल छोटा, उसने सर 5/3/2024 को सर ट्रेन के सामने कूद के उसने सर आत्महत्या कर ली थी। सर उसने उस आत्महत्या के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। तो हमने गांधीनगर थाने में उसके खिलाफ उसमें रिपोर्ट दी थी, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम एसपी साहब के सामने पेश हुए। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मतलब जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि मतलब इसकी जाँच HSO को दी जाएगी। तो सर वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था। उसने मुझे घटना वाले दिन मुझे बताया भी था कि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई शाम को घर आना, उनके खिलाफ शाम को मुकदमा दर्ज करवाएंगे। लेकिन सर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी और मतलब 12:30 बजे मुझे कॉल करके उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और मतलब 1:30 बजे अजमेर सियालदा ट्रेन के सामने कूद दिया, उसने आत्महत्या कर ली थी। सर उसके बाद में सर हमने उसके मतलब हमारे मोबाइल वगैरह देखे थे, फ़ोन पे गए हुए थे, तो मुझे मालूम चला कि उसने कुछ लोगों के खिलाफ लिख के गया कि ये लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, इन लोगों को मैंने पैसे दिए थे, पैसे ये वापस लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। कौन लोग थे इसके अंदर? कौन लोग? इसके ससुराल वाले थे, इसकी सास थी, इसका ससुर था मृतक का, इसका मामा ससुर था, इसका साला था, इसकी वाइफ थी। किस प्रकार से परेशान कर रहे थे वो? सब परेशान कर रहे थे, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। इसके बच्चों को भी सही मिलने नहीं दिया जा रहा था, बार बार वहाँ जा रहा था, इसके साथ मारपीट करते थे और इसके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये बार बार ये बात कर रहा था कि मेरे बच्चों से बात करवा दो, मेरे बच्चों से बात करो, लेकिन बच्चों से भी बात नहीं करवा रहे थे कि मेरे पैसे भी मैंने आपको दिए। शिकायत आपने थाने में भी दी थी क्या? थाने में भी सर हमने उस दिन भी थाने में जो जांच अधिकारी थे SI साहब जगदेव जी, उनको भी बताया था वो सुसाइड नोट वगैरह, वो बोले हम कार्रवाई कर लेंगे। उसके पश्चात भी उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। कितने टाइम से परेशान हो रहे हो आप? सर हम 1.5 महीना हो गया सर लमसम। तो हमने मतलब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से सर SP साहब को, IG साहब को हमने पत्र भी भेजा था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमें खुद यहाँ SP साहब के सामने पेश होना पड़ा और अपनी पीड़ा बताई आज SP साहब को। SP साहब ने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई। क्या नाम था आपका भाई का? मेरे भाई का नाम था सुभाष वैष्णव। पिताजी का? पिताजी गिरधर वैष्णव। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम आपका? जी हम फिलहाल तो गांव मरवा में रह रहे हैं, लेकिन हमारा पहले वो भाई यहीं रहता है किशनगढ़ में, बजरंग कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में। सर चोरियों का सिलसिला शहर में लगातार जारी है। बड़ी बड़ी चोरियां करने के साथ चोर अब छोटे बच्चों की साइकिल्स भी चुरा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया जहां एक बच्ची की साइकिल, जो कि उसका भाई होलीदड़ा स्थित अपने ट्यूशन लेकर गया था, वहां से चोरी हो गई, जिसके बाद दरगा थाना पुलिस में इसकी शिकायत दी गई। पुलिस के प्रयास से आज बच्ची की साइकिल उसे मिल गई। बच्ची का कहना है कि वो ये साइकिल पाकर बहुत खुश है। उसने खुद के पैसों से ही साइकिल खरीदी थी। साइकिल न होने की वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उसने दरगा थाना पुलिस को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी जाहिर की। मेरी साइकिल ब्लैक और येलो कलर की थी, जो मेरा भाई 31 मार्च को अपनी ट्यूशन लेके गया था होलीदड़ा में। और वहाँ पे जब उसने साइकिल खड़ी की तो वो साइकिल जब वापस आके देखा तो वो साइकिल नहीं थी, वो साइकिल गुम गई। और फिर उसकी जो टीचर है उसने हमें कॉल किया, बोला कि साइकिल गुम चुकी है। फिर हम उस जगह गए, हमने बहुत ढूंढा। 31 मार्च के दिन मैं वो साइकिल ही ढूंढने में पूरा दिन निकल गया और अगले दिन फिर मैंने उस साइकिल के लिए बहुत चिंतित थी मैं। और अगले ही दिन मैंने रिपोर्ट कराई इस थाने में और फिर पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि वो साइकिल जल्दी ही मिल जाएगी। और फिर भी मैं बहुत चिंतित थी और आज इतने दिनों बाद पुलिस ने बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश करके वो साइकिल आज मिल गई है। ये साइकिल मैंने बच्चों को पढ़ा कर ली थी, बहुत मेहनत से ली थी। ये साइकिल मेरे पेरेंट्स मुझे दिला नहीं सकते थे, उनकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ली थी, अपने ही पैसों से ली थी साइकिल, खुद ने ही कमा के ली थी। और इस वजह से जब वो गुमी थी तो मुझे बहुत चिंता थी ये साइकिल की कि अब मैं बच्चों को पढ़ाने कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं एक होता है ट्यूशन घर में पढ़ाना, लेकिन मैं दूसरों के घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी। वो जो सफ़र होता था वो मेरे लिए पैदल तय करना पड़ता था। अभी 20-25 दिन से मैं पैदल ही जा रही थी, वो बहुत मुश्किल होता था गर्मियों के मौसम में। लेकिन अब वो साइकिल मिल गई है तो मैं बहुत खुश हूँ।
रिपोर्ट कराई थी पुलिस थाने में, दरगाह का पुलिस थाना। अब क्या पुलिस के बारे में क्या धन्यवाद? मैं पुलिस को बस यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू, ये केस इतना बड़ा नहीं था लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और मुझे अपनी साइकिल दिलाने का अपना पूरा प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। लगभग कितने की लागत थी? वो साइकिल थी लगभग 6000 की थी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय के बाहर विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर रैली निकालकर दुकानदारों और आमजन को पीले चावल देकर आगामी 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए आग्रह किया गया। आज रायन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, टीचर्स, हमने प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी ड्यूटी निभाई है। हम
अजमेर की जनता में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि 26 तारीख जो है, जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें हर एक बच्चा जो 18 साल से ऊपर है, जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाला है, तो वो अपील है कि वो 100% अपनी वोटिंग दें, और बड़े भी और जितने भी लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं वो अपना वोट दें, अपनी ड्यूटी समझ के वोट दें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो वोट देने नहीं आ सकता वो फिर किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जो आज कार्यक्रम किया है, हर जगह नुक्कड़ नाटक किया है, हमने लोग में जागरूकता पैदा की है, तो हम अजमेर में 100% वोटिंग जो है वो करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।